तो हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप सब। क्लास 10th का ये है पहला लेक्चर जिसमें हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के सबसे पहले चैप्टर यानी कि रियल नंबर्स की। बच्चों, अगर डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए तो ये जो चैप्टर है ना, ये ही इजी कैटेगरी में आता है। तो इसका डिफिकल्टी लेवल कैसा है? इजी है। जहाँ दूसरी तरफ बहुत ही हार्ड हार्ड चैप्टर है, ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत इजी है, इसीलिए इसे रखा गया है चैप्टर 1 में। अगर तुम्हें याद हो बच्चों, तो क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 हर साल फर्स्ट चैप्टर में तुमने क्या पढ़ा था? अरे नंबर्स के बारे में ही तो पढ़ा था। नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर एक्सेट्रा। और हर साल या तो चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम होता था, या नेचुरल नंबर होता था, या रैशनल नंबर होता था, और इस साल है रियल नंबर्स। तो ये चैप्टर है आसान, और तुम्हारे लिए चैप्टर ज्यादा आसान हो गया है। क्यों? क्योंकि जो पहले बच्चे पढ़ा करते थे ना, पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें चार चार टॉपिक्स थे, लेकिन अब सिलेबस डिलीशन के बाद तुम्हें सिर्फ दो चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी दो चीजें पढ़नी है? चैप्टर का नाम है रियल नंबर, और इसका वेटेज है 6 मार्क्स। 6 नंबर बहुत आसानी से तुम्हें मिल जाएंगे, सिर्फ दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। कौन से पढ़ने हैं भाई? चलो देख लेते हैं। पहला हमें पढ़ना है यार, एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल रूल कहिए या फंडामेंटल थ्योरम कहिए, छोटी सी साधारण सी बात को थ्योरम बना दी गई है, और उसे कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये जो थ्योरम है ना, इसे अगर हम समझ लें तो हम कर पाएंगे एक्सरसाइज 1.1। अब सेकेंड टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज, छोटू सा एक कॉन्सेप्ट हम समझ लें अगर, तो हमारी ये 1.2 एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम इसे इम्पोर्टेंट और छोटू से चैप्टर को, जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो शुरुआत में सबसे पहले हम पढ़ेंगे दो डेफिनेशन, जिससे तुम पहले से ही फेमिलियर हो, लेकिन एज अ रिविजन हम वहीं से शुरू करेंगे। सबसे पहला नाम है प्राइम नंबर्स। हम आपसे कहें कि प्राइम नंबर्स क्या है, आप सबको पता है क्या होते हैं प्राइम नंबर्स। वो नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ खुद से कटते हैं और 1 से कटते हैं। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ऑफिशियली अगर डिफाइन करना चाहें तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स दैट हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ऐसे नंबर्स जो या तो 1 से डिवाइड हो सकते हैं या फिर खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं, वो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे कि आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, एंड सो ऑन। तो ये है आपके प्राइम नंबर्स। ये सबको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं प्राइम नंबर्स। वो नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं जो कि या तो 1 से डिवाइड किए जा सकते हैं या फिर खुद से ही। नंबर्स दैट्स आर डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, उसके कोई और फैक्टर नहीं हो सकते, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। अब बात करते हैं हम अपनी सेकेंड डेफिनेशन की, सेकेंड टाइप के नंबर्स की, कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो प्राइम नहीं होते हैं, यानी कि इनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। वो पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि दो से ज्यादा फैक्टर्स रखते हैं, उन्हें कंपोजिट नंबर्स कह सकते हैं। तो ये हो गई कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर की बात। सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन होता है? 4 होता है, क्योंकि 1 तो किसी कैटेगरी में नहीं आता है, 2 और 3 प्राइम है, तो बचा कौन? 4 बचा। 4, 6, 8, फिर आपका 9, फिर आपका 10 एंड सो ऑन। तो ये है कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। ठीक है। अब एक थ्योरम है जो कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में ही है। चलो देखते हैं कि वो थ्योरम क्या है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने कहा कि हमारा पहला टॉपिक एक थ्योरम के बारे में है, तो इस थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, वो एक मैथमेटिशियन कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दी थी। और वो जो मैथमेटिशियन थे, वो इतनी जल्दी मैथ लगाना चालू कर दिए थे, इतनी जल्दी, इतनी कम उम्र में उन्होंने थ्योरम्स देनी चालू कर दी थी, और अरिथमेटिक में उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया था। इसीलिए उन्हें कहा जाता है प्रिंस ऑफ अरिथमेटिक। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस इज प्रिंस ऑफ अरिथमेटिक। तो उनकी पहली थ्योरम जो हमें पढ़नी है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये थ्योरम कहती है कि every composite number can be expressed as a product of primes, primes मतलब prime number, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factorization occurs. ये लोग कहते हैं कि हर एक कंपोजिट नंबर,
हर एक कंपोजिट नंबर, चलो एक एग्जांपल लेते हैं 10 का। हर कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो जैसे कि मैंने एक कंपोजिट नंबर ले लिया 10, अब क्या इस 10 को हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं? चलिए देखते हैं। 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, क्या लिख सकते हैं? यस, 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते। तो 10 के दो फैक्टर बनते हैं, 2 और 5, क्योंकि 10 कंपोजिट नंबर है तो 2, 5 और 1 तीन फैक्टर बन रहे हैं यहाँ पे, 1 को हम नहीं ले रहे हैं। तो ये जो पहला फैक्टर है ये भी एक प्राइम नंबर है, और जो दूसरा फैक्टर है ये भी एक प्राइम नंबर है। तो क्या ये बात सही है कि कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है? यस, 10 के बारे में तो ये बात सही है। अगला ले लेते हैं, हम लेते हैं नेक्स्ट, मैंने लिया है 16। 16 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे? 16 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हम ऐसा लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि 4 बार 2 आया है, और ये सारे 2 तो प्राइम नंबर ही है, यानी 16 को भी हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बात हर एक कंपोजिट नंबर के बारे में सच साबित हो रही है। हर एक कंपोजिट नंबर, तुम चाहे कोई भी कंपोजिट नंबर क्यों ना ले लो, हम 25 ले लेते हैं, 25 होता है 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी कि हर एक कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यही कहती है ये थ्योरम। अब इसके बाद इसमें एक और लाइन लिखी है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑकर्स। ये कहते हैं कि जो फैक्टर्स होंगे ना, किसी भी कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे ना, वो यूनिक होंगे। यानी दुनिया में बैठे हुए कोई भी दो इंसान किसी कंपोजिट नंबर के फैक्टर बनाएंगे तो वो सेम होंगे। एक इंसान इंडिया में बैठा है, 10 का फैक्टर बनाता है 2 इंटू 5, दूसरा अमेरिका में बैठा बोलेगा नहीं मैं बनाता हूँ 5 इंटू 2। तो ऑर्डर तो चेंज हुआ है लेकिन नंबर्स तो वही है ना। आप 10 को 2 इंटू 5 लिखो या 5 इंटू 2, बात तो वही है। तो हर एक कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो यूनिक होंगे, लेकिन ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, यानी भले ही आप ऑर्डर चेंज कर दो, लेकिन किसी कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो यूनिक होंगे। आई बात समझ में? बस बच्चों, यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो क्या बात समझ में आई कि एक कंपोजिट नंबर होते हैं और कुछ प्राइम नंबर होते हैं, और कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के फैक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। बस इतनी सी कहानी है। हमें थ्योरम के एप्लीकेशन में दो तरह से बच्चों हमें इस थ्योरम को अप्लाई करना है। पहला तरीका है कि हमें कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, हमें कोई भी नंबर दिए जाएंगे जो कि छोटे भी हो सकते हैं वो बड़े भी हो सकते हैं। हमें निकालना होगा उसका प्राइम फैक्टर, यानी कि ये हमें कहा ना कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं, तो कोई भी नंबर दिया होगा उस पर तुम्हें उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। और दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो होगा कि हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना होगा, किसका? नंबर्स का, बाय यूजिंग दिस फंडामेंटल थ्योरम। एलसीएम एंड एचसीएफ निकाला होगा। यार तुम ये सुन के बोलोगे एलसीएम एचसीएफ पढ़ना, वो भी 10th में? यस, हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है, लेकिन जो तुमने पहले जैसी मेथड से पढ़ा था 5th 6th में, वो मेथड हमें यूज नहीं करना है। थोड़ा सा अलग है, तो वही चीज थोड़ी सी अलग अप्रोच है, क्योंकि हम इस थ्योरम का यूज करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, और कुछ क्वेश्चन की हेल्प से उसे समझते हैं। हमारे नंबर सिस्टम में दो टाइप के नंबर होते हैं, एक तो प्राइम नंबर्स, दूसरे कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद और दूसरा 1। और दूसरे टाइप के नंबर्स होते हैं कंपोजिट नंबर्स, जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि 4 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 है और 2 है। 2 इंटू 2 क्या होता है? 4 होता है। तो दो फैक्टर्स तो ये होगा और एक फैक्टर 1 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 4 के फैक्टर्स हैं 3, 1, 2 एंड 3। तो ये एक कंपोजिट नंबर है। सीधी सी बात ये है कि जब कोई भी नंबर किसी भी अदर नंबर के टेबल में नहीं आता है तो वो प्राइम नंबर है। जैसे कि 2 किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता है, सिर्फ 2 के ही टेबल में आता है। 7 किसी भी और नंबर के टेबल में नहीं आता है, सिर्फ 7 के ही टेबल में आता है। 13 भी सिर्फ 13 के ही टेबल में आता है। तो ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। चलिए अब हम सीधे आते हैं हमारे मेन टॉपिक में, जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे।
सबसे पहला हमारा नंबर है 140। पहले ये सोचो कि ये जो नंबर है ये इवन है कि ऑड। यार 140 तो इवन है। अगर किसी नंबर के ये जो यूनिट प्लेस होता है ना, इस पे अगर कोई इवन नंबर या फिर ज़ीरो है तो फिर वो एक इवन नंबर होगा। तो यस, ये एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर हो तो तुम डिवाइड कहाँ से चालू करोगे? 2 से। तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 ज़ा, ये देखिए दो, इसको देखिएगा, 2 7 ज़ा 14। तो 14 में से 14 कैंसिल। अब ये ज़ीरो आएगा नीचे, तो 2 0 ज़ा 0 और ये कुछ नहीं बचा, तो यानी कि आ रहा है 70। तो जब हमने 2 से डिवाइड किया 140 को तो क्या आया? 70। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें ऐसे फॉर्म में नहीं डिवाइड करना है, बल्कि इस फॉर्म में डिवाइड करना है। 140 को 2 से डिवाइड किया तो 70 आया। अब फिर से 70 को किस से डिवाइड करना चाहिए? ये फिर से एक इवन नंबर है, तो फिर से हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। अब जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, एक बचा, एक इससे जुड़ के हो गया 10। तो 2 5 ज़ा कितना हो गया? 10। 70 को 2 से डिवाइड किया तो 35। अब 35 इवन नंबर नहीं है। अगर इवन नंबर हमारे पास नहीं है तो हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। तो फिर अब या तो ये 3 से कटेगा या तो ये 5 से कटेगा। लेकिन पता कैसे चलेगा? बहुत आसानी से तुम्हें पता चल जाएगा। नंबर का डिजिट्स हम निकाल लो। 3 + 5 8। अब क्या 8 3 के टेबल में आता है? नो। तो अगर इसका डिजिट सम 3 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये नंबर जो है वो 3 से नहीं डिवाइड होगा। तो फिर हम टाइम क्यों वेस्ट करेंगे डिवाइड करने का? हम सीधे 5 को चुनेंगे। तो लेट्स स्टार्ट डिवाइडिंग बाई 5। 5 7 ज़ा 35। अब 7 आ गया। 7 तो खुद एक प्राइम नंबर है और ये 7 तो 7 से ही डिवाइड होगा। तो 7 1 ज़ा 7। तो अब ये जो नंबर्स है यही इसके फैक्टर्स हैं। तो 2 × 2 × 5 × 7, या फिर 2 दो बार है तो 2 का स्क्वायर × 5 × 7। तो ये है प्राइम फैक्टर्स 140 के। और अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है 156। चलिए इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 156 एक इवन नंबर है, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है डिवाइड करना? 2 से। 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है 15। 2 7 ज़ा 14। तो 14 - 15 1। 1 6 में जुड़ गया तो 16 हो गया। 2 8 ज़ा 16। तो जब हमने 156 को 2 से डिवाइड किया तो 78 आया। 78 फिर से इवन नंबर है, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 9 ज़ा 18। अब 39 2 से नहीं कट सकता, इवन नहीं है, तो हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। अब 13 आता है जो कि एक प्राइम नंबर है, तो 13 सिर्फ किससे कटेगा? 13 से। 13 1 ज़ा 13। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। हैंस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 इज, इन सबको लिख लो, 2 × 2 × 3 × 13। अब आप इसे पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, 2 स्क्वायर × 3 × 13। तो दिस इज व्हाट? दिस इज प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर 156। अब हमें प्राइम फैक्टराइज करना है इस नंबर को। ये 5 से तो कटेगा क्योंकि एंड डिजिट में 5 है, लेकिन 3 से डिवाइड होगा कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। तो इसके डिजिट्स का सम आ रहा है 18। 18 तो 3 से डिवाइड होता है, यानी हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? 3 से। यानी ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 8 नीचे आया। 3 2 ज़ा 6, 2, ये 22 हो गया। 3 7 ज़ा 21, 1 5 नीचे आया। 3 5 ज़ा 15, यानी कि 1275 आ रहा है। 1275 मैंने आपको समझा दिया, लेकिन तुम्हें डिवाइड यहाँ पे ही करना है डायरेक्टली। अब 1275 किससे डिवाइड होगा? 5 से तो होगा ही क्योंकि एंड में 5 आ रहा है, लेकिन क्या ये 3 से डिवाइड होगा? 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15, ये फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसे फिर से 3 से डिवाइड करेंगे। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। और अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसे हमें 5 से ही डिवाइड करना है। 5 8 ज़ा 40, 2 बचा, 2 5 के साथ जुड़ गया, 25 हो गया। तो 5 5 ज़ा 25, 85 आ गया। 85 फिर से 5 से डिवाइड होगा। 17 5 ज़ा 85 होता है, 17 आया। 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 तो सिर्फ 17 से ही कटेगा। 17 तो 3 8 2 5 के प्राइम फैक्टर्स हैं। 2 बार 3, 2 बार फैक्टर्स हैं। 3 स्क्वायर क्योंकि 3 2 बार आ रहा है, 5 स्क्वायर क्योंकि 5 भी 2 बार आ रहा है, 17। तो ये है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005। एंड में 5 है तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। 5 1 ज़ा 5,
1001। तो कितना, अब 1001 डिवाइड होता है 7 से। 7 1 जा 7, 3 बचे, 3 जुड़ गया 0 के साथ तो 30 हो गया, 3 4 जा 28, 7 3 जा 21, तो 143 आया। अब और ये 143 11 से डिवाइड होगा। 11 1 जा 11, 3 बचा, 11 3 जा 33, तो 13 13 से ही डिवाइड होगा, तो 13 1 जा 13। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005 क्या होंगे? बस इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, यही होंगे प्राइम फैक्टर्स। तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, तो ये है प्राइम फैक्टर्स 5005 के। और अब देखते हैं उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जिसे करने में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, 7429। तो ये नंबर इन सभी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट नंबर जैसे ये डिविजिबल है, ये 17, यानी कि हमारा नंबर 17 से ही स्टार्ट होगा डिवाइड होना। जब हम 7429 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 4 जा 68, फिर 17 3 जा 51 एंड 17 7 जा 109, यानी कि डिवाइड करने पे 437 आएगा। अब ये किससे डिवाइड होगा? और ये डिवाइड होगा 19 से। तो 19 से इसे डिवाइड कर लेते हैं, और 19 से इसे डिवाइड करने पे आएगा 23, और 23 तो एक प्राइम नंबर है, तो 23 सिर्फ 23 से ही डिवाइड होगा, तो 23 1 जा 23। तो इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स हैं 17 इंटू 19 इंटू 23, दैट्स ऑल। तो ये है इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91 का एलसीएम निकालना है। 26 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे दोनों नंबर के, प्रॉपर तरीका भी देख लो, दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो मैंने निकाल लिया, शुरू किया पहले 26 इवन है, किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 1 जा 2, 2 3 13, 2 जा 26 होता है। अब 13 आ गया, प्राइम नंबर कभी खुद से ही कटता है हमेशा, तो ठीक 13 खुद से ही कटेगा, 13 1 जा 13। फिर तुम यहाँ पे लिखना 26 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 13। फिर दूसरा नंबर लेते हैं, वही काम उसके साथ भी करते हैं। 91 एक इवन नंबर तो है नहीं, 2 से नहीं करना है। फिर जब 3 का सोचे, 9 + 1 10 आ रहा है, तो 10 भी 3 से नहीं कटता, तो ना तो ये 2 से कटेगा ना तो 3 से कटेगा, ये सिर्फ ये 5 से भी नहीं कटेगा। तीनों रूल यानी फेल हो रहे हैं, ना तो ये इवन है, तो अब ये सीधे किसे कटेगा? 7 से। 13 7 का होता है ना 91, 7 से डिवाइड होगा। 7 से डिवाइड किए 13 आ गया, 13 फिर से प्राइम नंबर है, तो 13 खुद से ही डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। आई होप इतना क्लियर है। अब 91 के प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे 7 इंटू 13। अब इसी फैक्टर में से कहीं से एलसीएम और कहीं से एचसीएफ मिलने वाला है। मैंने वैसे आप लोग को बता दिया था, एक बार फिर से देखते हैं कि एलसीएम कैसे निकलता है। एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू, तुम्हें क्या करना है बच्चों, जो कॉमन है ना उसमें मैक्सिमम पावर लेना है। तो कॉमन में तो दोनों में सेम ही पावर है, तो फिर वही पावर ले लेना है एज इट इज। कॉमन वाले की मैक्सिमम पावर, तो कॉमन तो सिर्फ 13 था तो वो ले लिया आपने। फिर इसमें 2 है, इसमें नहीं है, देन हमको ले लेना है उसको भी। 7 इसमें उसमें नहीं है तो भी ले लेना है, एंड सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। 13 2 जा 26, 26 इंटू 7 कितना आएगा? 182। ये एलसीएम आ गया। रिमेंबर एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर्स। जो एलसीएम आएगा वो हमेशा दिए हुए नंबर से बड़ा ही आएगा 99% चांसेस में। चलिए अब एचसीएफ कैसे निकालना है। एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। बच्चों एचसीएफ में ना हमें सिर्फ कॉमन फैक्टर से मतलब है और किसी से नहीं। तो दोनों नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें कॉमन तो 13 है, कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर, लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉमन है उसमें तो सेम पावर है, तो बस 13 लिख लेना है। दिस इज एचसीएफ। एचसीएफ हमेशा नंबर से कैसा होता है? छोटा होता है, और एलसीएम हमेशा नंबर से बड़ा होता है। क्लियर बच्चों? अब बात करते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, यहाँ पे हमें जो नंबर दिया है वो है 510 एंड 92। सबसे पहले क्या करना है, दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो चलिए हम लोग पहले 510 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ये नंबर एक इवन नंबर है, कैसे पता चला? एंड में 0 आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 4 आ रहा हो, तो एक इवन नंबर होता है। तो तुम्हें शुरू करना है 2 से डिवाइड करना। यू हैव टू स्टार्ट बाई 2। ठीक,
2 2 ज़ा 4, लेकिन यहाँ पे क्या है 5, तो 1 बचा, तो ये 11 हो गया, 2 5 ज़ा 10, फिर 1 बचा, 2 5 ज़ा 10। जिन बच्चों को ऐसा डिवाइड करने में प्रॉब्लम है वो शुरू में ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। 502 से डिवाइड करके देखें, 2 2 ज़ा 4, एक बच गया, एक नीचे आया, 11 हो गया, 2 5 ज़ा 10, 11 माइनस 10 1, 0 नीचे आया, अभी 10 बन गया और 2 5 ज़ा 10। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग यही प्रोसेस डायरेक्ट करते हैं और क्वेश्चन डायरेक्ट लिखते हैं। 10th स्टैंडर्ड में सब बच्चों को आता है ये, है ना। तो ये जो मैंने करके बताया ये हमें डायरेक्ट लिखना है। अब बताओ बच्चों कि क्या ये 2 से कटेगा? नो, इट विल नॉट बी डिवाइडेड बाई 2। तो अब 3 का सोचना है। 3 का सोचने के लिए हम लोग को इनका डिजिट सम कर लो। तो 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 तो 3 से कटता है, यानी 3 से कट जाएगा ये नंबर। तो यू हैव टू डिवाइड बाई 3। 3 8 जा 24, 24 यहाँ 25 है, एक बचा, एक 5 में जुड़ गया, 15 हो गया, तो 3 5 जा 15, 85 हो गया। अच्छा, अब 85 5 से कटता है क्योंकि एंड डिजिट में क्या है 5, 5 17 जा 85, 17 5 जा 85 होता है। अब 17 सिर्फ 17 से ही डिवाइड हो सकता है क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है ना। तो 17 खुद से ही कटेगा। सबको समझ आया ये कि जो नंबर दिया पहले ये करना है, फिर उसके बाद नंबर के सामने इसके प्राइम फैक्टर्स लिख देना। सब अलग अलग है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 510 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। क्लियर? चलो अगला नंबर तो हमारा बहुत छोटा सा है, बहुत आसानी से हम लोग इसके प्राइम फैक्टर्स बना सकते। 2 4 जा 8, फिर एक बचा, 2 6 जा 12, फिर से इवन नंबर है, फिर से 2 से डिवाइड हो गई, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर, वो सिर्फ 23 से ही कट सकता है। चलो अब इसके भी प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 92 के प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 2 बार है और 23। ठीक, चलिए बच्चों अब इसमें से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाले हैं। एलसीएम ऑफ 92 एंड 510 क्या होगा? तो पहले तो हम लोग बड़ी वाली पावर को देखते हैं कि क्या है उसमें, मतलब सॉरी कॉमन। सबसे पहले कॉमन दोनों में कौन है? 2 और 2 अलग कॉमन है। तो जब एलसीएम निकालते हैं तो हम लोग मैक्सिमम पावर लेते हैं कॉमन का। तो इसमें 2 और इसमें 2 स्क्वायर है तो क्या लोगे? 2 स्क्वायर लोगे। उसके बाद सब अलग अलग है तो सारा लेना पड़ेगा, एलसीएम में सब लेते हैं सारे। ऑल प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स, ईच फैक्टर। तो 3 भी लेना है, 5 भी लेना है, 17 भी लेना है और 23। तो 4 इंटू 3, 4 3 12, 12 5 जा 60 इंटू 17 इंटू 23। इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? 2 3 4 6 0। एचसीएफ ऑफ किसका निकालना है? 92 एंड 510। हमें एचसीएफ में सिर्फ किससे मतलब है? कॉमन फैक्टर से, सिर्फ कॉमन फैक्टर से मतलब, और किसी फैक्टर से मतलब नहीं है। तो 2 और 2 स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन में भी मिनिमम वाला लेना है। इसमें 2 और 2 स्क्वायर, मिनिमम कौन है? 2, तो एचसीएफ इज 2। तो ये था एलसीएम और ये है एचसीएफ। आई होप इतना क्लियर है। चलिए बच्चों अब हमारे पास है ये नया क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। वैसे तो आप सब लोग कर सकते हो इनको, लेकिन इन थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमें नंबर दिया है वो है 336 एंड 54। चलो 336 से शुरू करते हैं। 336 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। तो हमें किससे शुरू करना है इसे डिवाइड करना? 2 से। लेट्स स्टार्ट डिवाइडिंग बाय 2। 2 1 जा 2, एक बचा, 13 हो गया ये, 2 6 जा एंड 2 8 जा 168। ठीक है, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये एक इवन नंबर है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 84 आ गया। फिर से 2 से डिवाइड होगा ये, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, फिर से 2 से डिवाइड होगा ये, 2 2 जा 4, 2 1 जा 21 आ गया। अब नहीं 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, और अब हम लोग इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 7 जा 21 और 7 सिर्फ 1 से ही, खुद से ही जाएगा 1। तब तक करना है जब तक कि 1 ना आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर्स मिल चुके हैं। तो प्राइम फैक्टर्स बच्चों क्या है 336 के? 2 कितनी बार है? काउंट करो। 2 जो है वो 4 टाइम्स है, तो 2 की पावर 4 लिख लेंगे। ठीक, फिर 3 और 7। क्लियर? इसका प्राइम फैक्टर अपन को मिल गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइम फैक्टर फॉर 54। 54 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे? 2 से डिवाइड करते हैं। चलो 2 2 जा 4,
2 2 4, फिर 2 7 14, 27। 27 अब इवन नहीं रहा, 3 से शुरू करना है। 3 3 9, कितना आ जाएगा? 3 9 27, 9 आ गया। 3 से कटेगा, 3 3 9, फिर 3 खुद से ही काटेगा, 3 1 3। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि 3 है वो कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, और 2 एक बार आ रहा है। तो इस तरह से प्राइम फैक्टर्स जो है वो 54 के बन जाते हैं। 54 के हैं 2 इंटू 3 क्यूब। किसका प्राइम फैक्टर है ये? 54 का। चलो अब इन्हीं प्राइम फैक्टर से हमें एलसीएम और एचसीएफ मिलने वाले हैं। एलसीएम के लिए हम पहले प्रायोरिटी देते हैं कि कॉमन कौन है, तो कॉमन 3 और 2 की पावर्स है, और कॉमन जो होता है उसमें भी मैक्सिमम पावर लेना है, मैक्सिमम पावर। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 4। तो 2 की पावर 4 आ जाएगा एक, तो फिर 3 की पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 और 3 क्यूब में 3 क्यूब मैक्सिमम है। 7 एक में है, वो भी पिक करना है, वो भी लेना है। यानी जो एक में है वो तो लेना ही है, और जो कॉमन है उसमें मैक्सिमम पावर लेना, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 2 की पावर 4 कितना होता है बच्चों? 16 होता है। 3 की पावर 3 कितना होता है बच्चों? 27 होता है, इंटू 7। इन सबको करेंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 3024, और यही है एलसीएम। सेम नंबर्स का एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर 54 एंड 336 इज इक्वल टू। चलो अब हमें किससे कौन सी पावर से मतलब है? सिर्फ कॉमन पावर से, सिर्फ कॉमन का भी लीस्ट, एक्स्ट्रा वाले से मतलब ही नहीं है। तो कॉमन 2 है, 2 का लीस्ट क्या है? 2। 3 भी कॉमन है, उसका लीस्ट कौन है? 3। 2 3 6। देख सकते हैं एचसीएफ कितना छोटा आ रहा है, एचसीएफ हमेशा नंबर से बहुत छोटा आएगा। तो ये था एलसीएम और एचसीएफ, थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट का। ठीक, चलिए बच्चों, अब जो अपन का चालू होता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ना हमें 2 नहीं बल्कि 3 नंबर्स दिए हैं, हमें क्या निकालना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। मेथड सेम रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो भी देख सकते हो कितने छोटे छोटे से नंबर दिए हैं। तो मेथड के अकॉर्डिंग पहले सबका क्या निकालना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए ऐसा करते हैं, 2 से डिवाइड किए, 2 से डिवाइड किए 3। अब ये 3 से खुद ही से डिवाइड होगा, 3 + 3। तो जो 12 के प्राइम फैक्टर्स है बच्चों वो क्या होंगे? 2 दो बार है, 2 स्क्वायर एंड 3। क्लियर है? अब 15 को कौन नहीं डिवाइड कर सकता? एवरीवन कैन गेट द प्राइम फैक्टर। 3 से शुरू करेंगे, 3 5 जा 5 1 जा। ठीक, तो 15 के प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 3 × 5 21, 3 7 जा 21, 7 1 जा। तो 21 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 × 7। चलो अब हम फटाफट से निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 21। पहले तो कॉमन देख लेते हैं। चलो कॉमन कौन है? 3 वाला कॉमन। तो 3 कॉमन है, सब में सेम पावर है, तो 3 एक बार ले लेना है। ठीक, यानी अगर ज्यादा होता किसी में तो मैक्सिमम वाले पावर को प्रायोरिटी देते, लेकिन यहाँ तो सेम है तो 3 लिख लेंगे। फिर 2 स्क्वायर पहले वाले से पिक करना है, 5 7 सारे प्राइम फैक्टर्स लेना है। अब करना है नहीं मल्टीप्लाई, तो 2 स्क्वायर 4 3 12 5 60 60 इंटू 7 420। ठीक है, 420 आ रहा है इनका एलसीएम। बात करते हैं इनके एचसीएफ की। एचसीएफ के लिए सिर्फ हमें किससे मतलब है? कॉमन से मतलब है, सिर्फ कॉमन से मतलब है। तो कॉमन ये है, और इस पे मिनिमम पावर लेना, लेकिन देख सकते हैं तीनों में सेम पावर है तो 3 ही ले लेना है। दिस इज एचसीएफ। क्लियर है? चलो अब हम बात एक और बता देते हैं, ये है थर्ड का सेकेंड। बाकी करने को तो आप अभी भी कर सकते हो एक और, लेकिन देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमें नंबर दिए हैं वो तीनों नंबर अगर आप ध्यान दो तो प्राइम नंबर है। 17 भी एक प्राइम नंबर है, 23 भी तुम जानते हो एक प्राइम नंबर है, और 29 भी एक प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि निकालते हैं प्राइम फैक्टर। जब प्राइम नंबर आता है तो 17 का प्राइम नंबर 17 इंटू 1 ही आएगा, 23 का प्राइम नंबर 23 इंटू 1 ही आएगा, एज दे आर प्राइम नंबर्स। 29 का प्राइम 29 के प्राइम फैक्टर्स 29 इंटू 1। तो अगर ऐसी बात है तो फिर एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ दीज नंबर 17 23
एंड 29। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 1 को मल्टीप्लाई करने से तो कोई मतलब है नहीं, तो एक्चुअली वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स, तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 17 इंटू 23 इंटू 29, इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 11,339, ये आता है इनको मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, अब एचसीएफ, इन्हीं नंबर्स का एचसीएफ मतलब कि अब तो हमें कॉमन से मतलब है, कॉमन तो कुछ है नहीं। आप देख सकते हो इनमें कौन कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, सिर्फ 1 कॉमन है। प्राइम नंबर्स में वैसे भी 1 ही कॉमन होता है, प्राइम नंबर्स में कुछ कॉमन नहीं होता अदर देन 1। तो अगर एचसीएफ निकालना है तो हमें सिर्फ ये लेना पड़ेगा, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 होता है और एलसीएम हमेशा उनका प्रोडक्ट होता है। समझ आ गया बच्चों? तो ये था हमारा सेकंड, और एक बचा उसको कर लेना तुम लोग। चलिए बच्चों, तो अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की जो कई बार आ चुका है एग्जाम में, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में दिया है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ टू नंबर, एक नंबर है 306, दूसरा नंबर है 657, इन दोनों नंबर का एचसीएफ 9 है, फाइंड द नंबर एलसीएम ऑफ द नंबर्स। तो अपन इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं कि शायद इस क्वेश्चन में हमें ये दो नंबर्स दिए है, एलसीएम निकालना है। नॉर्मल मेथड से हम तो एलसीएम निकालना जानते हैं। फिर सवाल उठता है कि फिर अगर एलसीएम ही निकालना है तो एचसीएफ क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हमें एलसीएम थोड़ा अलग तरीके से निकालना, वी हैव टू यूज सम अदर मेथड टू फाइंड एलसीएम। कौन सी मेथड? चलो देखते हैं। हम लोग एक रिलेशनशिप जानते हैं बच्चों, वी नो दैट, हम एक रिलेशनशिप जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ में। वी नो दैट कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। एलसीएम ऑफ AB इंटू एचसीएफ ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B। कोई भी दो नंबर्स, सिर्फ दो नंबर्स, 3 नंबर्स के लिए रूल नहीं लगता है, सिर्फ 2 नंबर्स के लिए। अगर कोई भी दो नंबर्स A और B है तो उनके लिए ये रिलेशन हमेशा एलसीएम और एचसीएफ में एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे क्योंकि एलसीएम पूछा है लेकिन एचसीएफ दिया है, तो तुम्हें समझ जाना है कि यार रिलेशन का यूज करना है, या एचसीएफ पूछा है एलसीएम दिया है तो समझ जाना है कि रिलेशन का यूज करना है। तो हम लोग अपने इस फॉर्मूले में ना, अब हम लोग नंबर रख देते हैं। ए की जगह क्या है 306, बी की जगह क्या है 657। तो यही वाला रूल हम लोग अपने नंबर्स में लगा देते हैं। ए इंटू बी, ए क्या है 306, बी क्या है 657, ऐसे। अब एचसीएफ तो दिया हुआ है 9 दिया हुआ है ना, 306 इंटू 657। अब तुम्हें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इज इक्वल टू 9 को उधर डिवाइड कर देते हैं, इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब 9 से इसको कैंसिल करते हैं, 9 थ्री ज़ा 27, अब 3 बच गया तो 34 आ गया। 34 इंटू 657 करना है, दिस इज योर आंसर। 34 इंटू 657, तो इनका प्रोडक्ट आएगा 22338, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यानी कि जब हमें एलसीएम निकालना है लेकिन एचसीएफ भी दिया है तो ये रिलेशनशिप का यूज करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका यूज करना रहता है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अगर तुम समझ गए तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। यहाँ पूछा गया है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 और नॉट फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी ये कह रहे हैं कि 6 के ऊपर हम कोई भी नेचुरल नंबर पावर में ले तो क्या एंड में 0 आ जाएगा? ओके, ये क्वेश्चन है। अब अगर हम बच्चों नोटिस करें तो ये सेम क्वेश्चन 4 की पावर n में भी आ सकता है, 12 की पावर n में भी आ सकता है, और 8 की पावर n में भी आ सकता है। हम तुमको ऐसे वैरायटी का अगर एक क्वेश्चन समझा दें तुम सारे कर लेना चाहिए, ऐसे समझना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझते फिर उसका सोल्यूशन समझेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये लोग कह रहे हैं कि जैसे 6 के ऊपर हम स्क्वायर लगाएं, तो 6 स्क्वायर क्या होता है बच्चों
36 होता है। कहाँ से एंड हो रहा है? 6 से एंड हो रहा है। 6 के ऊपर ऊपर अगर हम 3 पावर लगाए तो आएगा 36 इंटू 6 यानी 216, फिर से 6 से एंड हो रहा है। तो ये कहते हैं कि क्या कोई भी पावर रखने पे क्या कभी ये 0 से एंड होगा या नहीं। द सिंपल क्वेश्चन इज दिस। या ये पूछ ले कि 4 की पावर n 0 से एंड होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो 4 के ऊपर जब तुम 2 रखोगे 4 स्क्वायर 16, 4 क्यूब 16 4 जा 64। तो देख सकते हैं कि कई बार 6 आता है एंड में, कई बार 4 आता है। तो सिंपल सा उनका क्वेश्चन ये है कि क्या कभी कोई पावर रखने पे 0 से एंड होगा। दिस इज अ क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों सेम एक बात बस याद रखना, कॉन्सेप्ट याद रखो कि कब कोई नंबर 0 से एंड हो सकता है, कब होगा। जैसे हम 10 की बात करें, 10 की का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होता है? 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है, यानी कि ये 0 से एंड हो रहा है। 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400, ये 0 से एंड हो रहा है क्योंकि 10 का प्राइम फैक्टर होता है 2 इंटू 5 और 20 का प्राइम फैक्टर होता है 2 इंटू 5 यानी 2 स्क्वायर इंटू 5। हर वो नंबर जो 0 से एंड हो रहा है असल में इसका रीजन इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में होता है बच्चों। कोई भी नंबर 0 से एंड तब होगा जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक बार 2 और एक बार 5 कम से कम जरूर हो। उनके प्राइम फैक्टर्स में अगर 2 और 5 है तो वो जो नंबर है वो 0 से एंड होगा। दैट इज ऑल। समझे? तो तुम्हें क्या करना है, पावर लगा के नहीं देखना है, तुम्हें सिर्फ ये चेक करना है कि जो नंबर दिया है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या 2 है और 5 है, दोनों है क्या। ठीक, अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं, जो तुम्हारे एनसीईआरटी का 5th क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो तुम पावर नहीं लगाओगे, तुम चेक करोगे क्या? प्राइम फैक्टर्स चेक करोगे 6 के। तो तुमने क्या किया, सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकाले 6 के। 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 3। अब पावर लगी है तो लगा लेंगे। अब फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने तुम्हें अभी समझाया वो लिख लेंगे। वी नो दैट एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0, कोई भी नंबर तब 0 से एंड होता है if its prime factorization consists 2 and 5। अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक बार 2 और एक बार 5 आए, ठीक है। लेकिन भाई हमारे नंबर की सिचुएशन क्या है? बट हमारा जो 6 की पावर n हमें दिया गया है उसके प्राइम फैक्टर्स क्या है? 6 का 2 इंटू 3 है। क्या तुम्हें 2 तो दिख रहा है लेकिन क्या 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो जब 2 के साथ 5 मिलता है तो ही उसमें 0 आ सकता है, तुम पावर कितनी भी बड़ी रखो। क्योंकि इसमें 2 के साथ 5 नहीं है तो इसमें कभी 0 आ ही नहीं सकता। द रीजन इज इन प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर ही इसका असल कारण। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स बजा लेना, और अब चाहे तो अलग अलग ले लेना जिसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम्हें ये करना है कि चेक करना है प्राइम फैक्टर में 2 के साथ 5 है कि नहीं। 2 है 5 नहीं है 0 नहीं आएगा, 5 है 2 नहीं है 0 नहीं आएगा। बस हमको दूसरे नंबर से मतलब नहीं है, दूसरा नंबर एक्स्ट्रा हो सकता है लेकिन 2 के साथ 5 जरूर होना चाहिए। फिर हम लिखेंगे क्लियरली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n डजंट कंटेन 5। किसकी कमी है? 5 की। डजंट कंटेन 5। और हम एक थ्योरम पढ़े हैं, फंडामेंटल थ्योरम, जो ये कहती है कि किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा कैसा होता है? यूनिक होता है। मतलब अगर तुम 6 को ऐसे प्राइम फैक्टराइज किए हो तो और कोई तरीके से फैक्टराइज कर ही नहीं सकते। नहीं तो कोई आदमी बोले कि नहीं इसका ये फैक्टर के अलावा भी हम फैक्टर ला सकते हैं, 5 है तो बाई फंडामेंटल थ्योरम ऐसा नहीं हो सकता कि इसका कोई और फैक्टर हो। तो यही लिख देंगे। एंड बाई यूनिकनेस, क्योंकि फैक्टर यूनिक होते हैं, बाई यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम देयर इज नो अदर फैक्टर्स, और कोई फैक्टर हो भी नहीं सकता। देयर इज नो अदर फैक्टर ऑफ किसका? 6 पावर n। तो यानी कि भाई कोई और फैक्टर है ही नहीं, यानी 5 की कमी है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n
कोई नेचुरल नंबर n ऐसा नहीं हो सकता फॉर विच, जिसके लिए 6 की पावर n एंड विद द डिजिट 0, जिसके लिए 6 की पावर n 0 से एंड हो सके। समझे? तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस तरह से एक्सप्लेन करना है। ओके, जब नंबर 4 की पावर n आएगा तो यहाँ बदलेगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, फिर से किसकी कमी रहेगी? 5 की। ठीक, तो ऐसे करना है। चलिए बच्चों, इसी तरह का एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और क्वेश्चन है जो कि आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल 1 दिया है। ये कहते हैं कि चेक वेदर की 4 की पावर n कैन एंड्स विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हम लोग जानते हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर 0 से तब एंड हो सकता है जब उसके प्राइम फैक्टर्स में एक बार 2 और एक बार 5 आए, तो ही वो 0 से एंड हो सकता है। लेकिन तो हम यही चीज स्टेटमेंट यहाँ लिख देंगे, we know that any number ends with the digit 0 if its prime factorization consists 2 and 5। अब हम अपने नंबर की बात करते हैं कि हमारा नंबर जो 4 की पावर n है, क्या उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में है 2 and 5? तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो देख सकते हैं कि 4 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2, यानी कि 4 के प्राइम फैक्टर्स में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। देयर इज नो 5, है ना? 2 है लेकिन 5 नहीं है। 2 की पावर इसको अलग अलग कर सकते हो चाहो तो, और फिर लिखेंगे कि भाई 2 तो है बट 5 नहीं है, और 0 सिर्फ तब आ सकता है किसी भी पावर के लिए, तुम चाहे कुछ भी पावर रखो, n की वैल्यू कुछ भी रखते रहो, 1 2 3 4 5 6, कभी 0 से एंड होगा ही नहीं, बिकॉज इसके अंदर का रीजन है प्राइम फैक्टराइजेशन। तुम यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n डज नॉट कंटेन 5। उसमें 2 तो है लेकिन कौन नहीं है? 5 नहीं है, डज नॉट कंटेन 5। एंड 4 के अगर फैक्टर 2 इंटू 2 है तो कोई और फैक्टर हो भी नहीं सकता। किससे? बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि अगर किसी नंबर का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 है तो फिर उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होता है। देयर इज नो अदर फैक्टर्स ऑफ 4 की पावर n, 4 पावर n के कोई और फैक्टर इसके अलावा हो भी नहीं सकते, यानी 5 कभी नहीं आएगा। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, यानी आज किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 4 की पावर n 0 से एंड हो ही नहीं सकता। दिस इज होमवर्क। आप लोगों को अपने से क्वेश्चन करना है कि शो दैट या चेक वेदर 12 पावर n ends with the digit 0 for any natural number or not, 8 power n ends with the digit 0 for any natural number n or not। तो तुम्हें पता है तुम क्या चेक करोगे? तुम सिर्फ चेक करोगे उसके प्राइम फैक्टर्स। 12 के प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 2 इंटू 3 आ रहा है, क्या 5 दिख रहा है? तो सेम एक्सप्लेनेशन करना है। 8 में 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर से 5 नहीं है, तो इसलिए ये नहीं हो सकते। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है 25 की पावर n, क्या ये 0 से एंड होगा बच्चों? तुम लोग सोच के आंसर दो मुझे। 25 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 5 इंटू 5। अब इसमें 5 तो है लेकिन कौन नहीं है? 2 नहीं है। 0 से एंड सिर्फ तब होगा जब 2 के साथ 5 भी हो, तो दिस विल आल्सो नॉट एंड विद द डिजिट 0। तो ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है ना, आप कोई भी नंबर इसमें फिट कर देना, ऐसे ही कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना बच्चों, इसमें कहते हैं कि एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। ये दोनों नंबर क्यों कंपोजिट है? तुम जानते हो कि नंबर सिस्टम में दो टाइप के नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। इसके अपोजिट वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सो कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जैसे कि 8 के फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2, देख सकते हैं 2 से ज्यादा फैक्टर है, सो 9 इज अ कंपोजिट नंबर। 7 का तो सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक तो वो खुद और दूसरा 1, सो 7 इज अ प्राइम नंबर। ठीक, अब तुम्हें 7 8 के बारे में इन्होंने नहीं पूछा है, इन्होंने हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप के लग रहे हैं, और हमें बताना है कि ये जो नंबर्स है ये लोग क्या है? कंपोजिट है। तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है बच्चों? तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस में बस ना दिए हुए नंबर्स को थोड़ा सॉल्व कर लेना है और ये बताना है कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो चलो पहले हम लोग अपने पहले वाले नंबर को सॉल्व करते हैं। हियर
7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसको सॉल्व करने के लिए दोनों में 13 है, कॉमन ले लो, 13 कॉमन ले लेते हैं। ये एक टर्म है प्लस के पहले वाली एक टर्म प्लस के बाद वाली दूसरी टर्म, दोनों में 13 है, 13 टेकिंग कॉमन। तो जब तुमने इसमें से 13 कॉमन लिया तो क्या बचा, 7 इंटू 11 प्लस 13 कॉमन ले लिए तो क्या बचा बच्चों, 1 बचा। 13 इंटू 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78। ठीक, अब देखो एक 13 फैक्टर है, अब 78 को भी फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, 13 6 78 होता है, तो 13 इंटू 6। आप देख सकते हो, और 1 तो अपने से लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि ये जो नंबर है, जो पहला वाला नंबर है, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज कंपोजिट, इसलिए ये कैसा है, एक कंपोजिट नंबर है। क्या समझ में आया बच्चों, नंबर को क्या समझ में आया, नंबर को बस सॉल्व कर लेना है और उसको बताना है कि उसके कई मतलब 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स है तो वो कंपोजिट हो जाएगा। क्लियर, एक और बार देखना, दूसरा वाला भी करते हैं। पहले वाला पहला टर्म प्लस के बाद वाला दूसरा टर्म, 5 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से 5 जब कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, अब इसमें 5 बस तो था, वो भी ले लिए कॉमन, तो 1 बच गया। 5 इंटू द नंबर विच इज इनसाइड द ब्रैकेट, सॉल्व करेंगे, 7 6 42, 42 इंटू 12 42 इंटू 24 प्लस 1 1008, यही आया 1008 प्लस 1। अब 1009 के अगर हम फैक्टराइज करना चाहें तो इसके फैक्टर नहीं मिलेंगे क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर एक तो 5 हो गया, एक 1009 हो गया, एक 1 लिख सकते हो, तो देख सकते हैं कि 2 से ज्यादा तो फैक्टर मिल ही गए, तो इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो बच्चों ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करना है, नंबर कुछ भी दिया हो उसके बस फैक्टर्स 2 से ज्यादा अगर बता देते हैं तो वो एक कंपोजिट नंबर हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ की। एलसीएम और एचसीएफ की वर्ड प्रॉब्लम समझ लो कि एक क्वेश्चन जो है बच्चों, एक क्वेश्चन आने का चांस है, एक क्वेश्चन वो भी कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का आने का चांसेस है एलसीएम और एचसीएफ से, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज है टोटल देखो 6 मार्क्स। ठीक है, तो ज्यादा कुछ तो इस चैप्टर में है नहीं, जनरली आता है रूट 2 रूट 3 इरेशनल है, ऐसे वाले क्वेश्चंस, लेकिन बहुत साल देखा गया है कि एलसीएम एचसीएफ पार्ट से वर्ड प्रॉब्लम आया है, तो बहुत बार मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है एलसीएम एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम। अब इन तरह के क्वेश्चंस में ना बच्चों को ये दिक्कत आती है कि वो समझ नहीं पाते वर्ड प्रॉब्लम में कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ। ठीक है, तो याद रखो बच्चों की जो एलसीएम होता है, छोटा सा कंसेप्ट याद रखना कि एलसीएम ऑफ ए बी, जो एलसीएम होता है वो हमेशा बड़ा होता है ए एंड बी से, हमेशा बड़ा होता है एलसीएम। और जो एचसीएफ होता है ना, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, वो हमेशा कैसा होता है, छोटा होता है ए और बी से। तो तुम्हें एक वर्ड प्रॉब्लम दी होगी और जिसमें तुम्हें कुछ निकालना होगा, तुम्हें डिसाइड करना है कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ, तो तुम ये सोचना कि जो तुम्हें निकालना है वो नंबर से बड़ा चाहिए कि छोटा। अगर जो तुम्हें निकालना है वो नंबर से बड़ा होना चाहिए तो तुम समझ जाना कि तुम्हें एलसीएम निकालना है। जो निकालना है अगर वो छोटा चाहिए, छोटा होना चाहिए नंबर से, तो तुम्हें एचसीएफ निकालना है। समझ गए? और अब सवाल ये उठते कि तुम ये सोचोगे कि पता कैसे चलेगा, तो समझ में आ जाता है क्वेश्चन रीड करके कि आंसर बड़ा चाहिए तो एलसीएम, आंसर छोटा चाहिए तो एचसीएफ। ठीक है, चलो बच्चों पहला वर्ड प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं जो तुम्हारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। There is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. They both start. They both start at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again in the starting point? तो बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं
तुम लोग ने एक्सपीरियंस किया होगा कि हर जो जहाँ स्पोर्ट्स होता है, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, एक स्पोर्ट टाइप की फील्ड होती है, एक एक ऐसे सर्कुलर पाथ होता है ना, होता है। और उसमें इधर पे ये इस जगह पे यहाँ पे बैठने की जगह होती है, ये वाली फील्ड प्लेस होता है, तो ये सर्कुलर पाथ है। अब दो बच्चे हैं सोनिया और रवि, वो किसी स्पोर्ट्स फील्ड में अंदर घुस गए हैं और इस सर्कुलर पाथ में दौड़ना चालू कर दिए हैं। रवि के दौड़ने की स्पीड थोड़ा सा ज्यादा है और रवि पूरा एक चक्कर लगाता है 12 मिनट्स में, जबकि सोनिया कंप्लीट करती है एक चक्कर 18 मिनट्स में। ठीक है, उन लोग मान लो किसी एक पॉइंट यहाँ से चालू करते हैं। रवि पहला चक्कर लगाएगा, रवि कंप्लीट्स 1 राउंड इन कितने मिनट में? 12 मिनट्स। वेयरएज सोनिया कंप्लीट, अब सोनिया कितने देर में कंप्लीट करती है? हाँ, सोनिया कंप्लीट्स 1 राउंड इन 18 मिनट्स। रवि 12 मिनट में और सोनिया 18 मिनट्स में कंप्लीट करती है। अब तुमको बताना है कि अगर लोग यहाँ से चालू किए हैं, स्टार्टिंग में दोनों यहाँ थे और दोनों दौड़ना चालू कर देते हैं, तो कितने टाइम के बाद, कितने मिनट के बाद वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट में मिल जाएंगे? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर हम इसमें एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट ना यूज करना चाहें, वैसे ही हमको आंसर देना चाहें, तो चलो देखते हैं। रवि एक चक्कर लगाएगा, कितने रवि का जो चक्कर है वो कब कंप्लीट होगा? पहला चक्कर 12 मिनट में, दूसरा चक्कर 24 में, तो 24 मिनट में रवि वापस इस जगह पे होगा 2 चक्कर लगा के। तीसरा चक्कर कंप्लीट करेगा 36 मिनट में यहीं पे होगा, एंड सो ऑन। अब सोनिया का देखा जाए तो सोनिया क्या करती है, 18 मिनट यहाँ से शुरू करती है, आफ्टर 18 मिनट वापस यहीं पे रहेगी एक चक्कर के बाद। फिर दूसरे चक्कर के बाद 36 मिनट में फिर से सोनिया यहीं रहेगी। फिर 3 चक्कर आगे 54 मिनट में सोनिया वापस वहीं रहेगी। तो देख सकते हैं कि कुछ कॉमन है क्या? यस, 36 कॉमन है दोनों में। 36 मिनट में रवि 3 चक्कर लगा के इस जगह पर रहेगा और सोनिया 2 चक्कर कंप्लीट करके इस जगह पर रहेगी। सो दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट्स। आंसर। लेकिन हमें यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट एलसीएम एचसीएफ का यूज करना है, बट अब सोचना है बच्चों तुम्हें इस प्रॉब्लम के बाद कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ। तो देखो, दो नंबर्स यहाँ दिए 12 और 18। अब जो दो मिलेंगे वो 12 और 18 से तो ज्यादा ही टाइम होगा ना। 12 से ज्यादा टाइम क्यों होगा? क्योंकि एक चक्कर रवि लगाता है 12 मिनट में और सोनिया 18 मिनट में। तो दोनों मिलेंगे कब? एक बात तो समझ में आ रही है कि वो जो मिलने का टाइम है वो 18 और 12 से तो ज्यादा ही होगा, होगा कि नहीं? तो हमें जब ज्यादा आंसर आना चाहिए तो क्या निकालना रहता है? एलसीएम। तो हम लोग सीधे लिख देंगे टाइम when they meet again at the starting point is equal to, क्यों एलसीएम? क्योंकि हमारा जो डिजायर आंसर है वो दिए हुए नंबर से बड़ा है, तो एलसीएम निकालेंगे। इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। ठीक है, चलो अब तुम्हें एलसीएम निकालते आता है, अब चले निकाल लेते हैं अपन लोग एलसीएम। एलसीएम ऑफ, तो एलसीएम निकालने के लिए दोनों का प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 12 का प्राइम फैक्टर 2 6 12, फिर से 2 से 2 3 6, 3 1 3। तो प्राइम फैक्टर्स क्या है 12 के? 2 इंटू 2 इंटू 3। बात करते हैं 18 की, तो 18 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे बच्चों? 18 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो 18 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 इंटू 3 स्क्वायर। सही है। अब आफ्टर गेटिंग प्राइम फैक्टर्स ऑफ बोथ द नंबर्स, हम जानते हैं कि एलसीएम के लिए हमें हाईएस्ट पावर से मतलब होता है, हाईएस्ट पावर। तो इन दोनों की हाईएस्ट पावर क्या है? एलसीएम ऑफ, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? दोनों की हाईएस्ट पावर चाहिए ना, 2 स्क्वायर, और 3 की हाईएस्ट पावर 3 स्क्वायर। 4 इंटू 3 स्क्वायर 9, यानी कि 36। अब कंक्लूजन जरूर लिख दिया करना, हमेशा कंक्लूजन लिखना जरूरी होता है वर्ड प्रॉब्लम्स में। कैसा कंक्लूजन? ये कंक्लूजन, ये जरूरी रहता है लिखना, समझ गए? तो इस क्वेश्चन में हमने एलसीएम क्यों निकाला?
क्योंकि जो हमारा डिजायर आंसर था, जो टाइम था, वो इन दोनों से बड़ा होना चाहिए, इसलिए एलसीएम। क्लियर? ओके, अब ये है हमारा सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है। चलिए समझते हैं इसको और सॉल्व करते हैं, और ये समझते हैं कि इसमें एलसीएम निकालना है कैसे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप्स ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर। 3 कोई पर्सन हैं जो लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। अब मॉर्निंग वॉक में क्या होता है, जनरली चलते भी हैं, अगर कोई तेज तेज चलता है, कोई थोड़ा धीरे चलता है। तो जो 3 पर्सन हैं, जो पहला इंसान है, फर्स्ट पर्सन, उसका जो स्टेप मेजर है, सब फर्स्ट पर्सन स्टेप मेजर कितना है? तो जो पहला पर्सन है, उसका स्टेप, एक स्टेप होता है 40 सेंटीमीटर का, दूसरे का स्टेप होता है 42 सेंटीमीटर का, और तीसरे का एक स्टेप होता है 45 सेंटीमीटर का। यहाँ तक क्लियर है? आगे कहता है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, उनको कितनी कम से कम डिस्टेंस चलनी चाहिए कि सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप, ताकि कोई एक डिस्टेंस होनी चाहिए जो उनको कवर कर रहा है, जिससे कि किसी का भी अधूरा स्टेप ना रह जाए। जितनी बड़ी स्टेप्स वो लोग लेते हैं, वो पूरा कंप्लीट स्टेप्स में वो डिस्टेंस पूरी हो जाए। कितनी डिस्टेंस उन्हें ट्रेवल करनी चाहिए, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। तो देखो, इस मिनिमम मैक्सिमम से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये कंफ्यूज करेगा। बस इतना सोचो बच्चों कि जो डिस्टेंस है, जो आंसर आना चाहिए, वो डिस्टेंस इतने सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर से बड़ी आनी चाहिए कि छोटी? कितने सेंटीमीटर चलना चाहिए उनको? 40 सेंटीमीटर से तो ज्यादा ही चलेगा ना, दो तीनों 42 सेंटीमीटर, तो उतना तो एक ही कदम होता है उनका। एक कदम होता है एक आदमी का 40 सेंटीमीटर का, दूसरे आदमी का एक कदम होता है 42 का, तीसरे आदमी का एक कदम होता है 45। तो एक कदम से तो ज्यादा ही मॉर्निंग वॉक होगा। तो जो मॉर्निंग वॉक में डिस्टेंस होनी चाहिए, वो ऑब्वियसली 40, 42, 45 तीनों से बड़ी होगी। तो डिजायर आंसर इज ग्रेटर देन द गिवन नंबर्स। तो हमें क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक, फर्स्ट पर्सन 40 सेंटीमीटर, सेकेंड पर्सन स्टेप मेजर 42 सेंटीमीटर, थर्ड पर्सन स्टेप मेजर 45 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है? बेसिकली तुम्हें कैसे समझना है कि अगर जो डिजायर आंसर है, जो आंसर चाहिए है, वो तुम्हारे दिए हुए नंबर से बड़ा आना चाहिए, तो तुम्हें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस जैसा क्वेश्चन वर्ड में पूछा है वैसे लिख दो। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, तो हम लिख देंगे मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर या ईच शुड वॉक इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ गिवन नंबर। 3 नंबर यहाँ दिखाई दे रहे तुम्हें, 40, 42 और 45। 40, 42 एंड 45, इन तीनों को तुम्हें निकालना है एलसीएम, वही आंसर होगा। 40 का पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 20, 10, 5, 5। तो बताओ बच्चों, 40 का प्राइम फैक्टर क्या है? 2 क्यूब इंटू 5। ठीक है ना, 2 3 बार है और 5 एक बार है। फिर 42 का निकालते हैं, 42 का 2 21। फिर किससे कटेगा ये? अब 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो 42 का प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 7। तीसरा क्या है? 45। 45 किससे कैंसिल होगा? 3 से। 3 से डिवाइड किए 15, 3 से डिवाइड किए 5, 5 से डिवाइड किए 1, 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 45 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5। अब बताओ बच्चों, इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 40, 42, 45 इज इक्वल टू, मैक्सिमम पावर लेना है तो 2 का मैक्सिमम के पावर क्या है? 2 क्यूब। 3 का 3 स्क्वायर है, 5 दोनों में है और 7 करेंगे मल्टीप्लाई, 8 इंटू 9 इंटू 5 7 जा 35। ये आएगा 2520, 2520।
यानी कि तीनों को कितनी डिस्टेंस चलनी चाहिए, कम से कम इतने मीटर की डिस्टेंस वॉक करना चाहिए 2520 की। इससे क्या होगा कि तीनों के पूरे पूरे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। एंड दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस दे शुड वॉक टू कंप्लीट स्टेप। फाइन।